नीतीश, आदित्य, अंकित, कैसे हैं आप लोग? कैसा महसूस कर रहे हैं? सर 2022 में चेंज सिलेबस को कराएंगे। हमें आपके मन में बहुत सारे डाउट चल रहे होंगे, बहुत सारी क्वेरी होंगी और अभी थोड़ी सी आप परेशान भी होंगे। तो सबसे पहले मैं आपकी क्वेरी को क्लियर करूंगा, आपके डाउट को क्लियर करूंगा। जो भी आप मुझसे पूछना चाहते हो डायरेक्ट पूछ सकते हैं। हाँ जी, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। अरे उधर को छोड़ो, अपने फोकस करो यार। गुड इवनिंग भाई, कैसे हैं? हाँ, आज की बाकी की क्लास ऑफ रही है कि इंपॉर्टेंट काम से बाहर था। ये जो बुक है हमारी, पिछले एक साल से इस पे काम कर रहा था एसएससी मेंस की प्री के स्टूडेंट्स के लिए। तो प्री के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए चैप्टर वाइज 8000 प्री के क्वेश्चन है, सीजीएल, सीएचएल, सीपीओ, आपका एमटीएस हो गया, सिलेक्शन पोस्ट हो गया, मींस के क्वेश्चन हो गए। उसमें जो प्री के क्वेश्चन आते हैं 8000 क्वेश्चन कंपाइल कर दिए। हालांकि सवाल काफी ज्यादा थे तो मैंने यूनिक टाइप के क्वेश्चन डाले एग्जाम वाइज और चैप्टर वाइज। तो इस बुक पे काम चला तो मैं इसको लेकर आया आज प्री के से। तो ये बुक अभी हो रही है कुछ दिनों में। मैं इसको झकास बना देंगे आपको। हाँ, जिस भी आपको प्रोग्राम करना है भाई। सर तैयारी की स्ट्रेटजी बता दो, स्ट्रेटजी तैयारी स्ट्रेटजी बता दो, स्ट्रेटजी तैयारी करवा दो। देखिए ध्यान से सुनो मेरी बात। सबसे पहली बात आपके मन में जो है सिलेबस चेंज हो गया, सिलेबस कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। बस इतना चेंज हुआ है कि अभी तक क्या करते थे स्टूडेंट, जो गलती करते थे अभी कि प्री के लिए अलग पढ़ेंगे और वो सोचेंगे मींस को बाद में करेंगे। और मैं हमेशा से कहता था सारी टीचर आपसे एक बात करेंगे कि प्री और मींस की अलग तैयारी नहीं करनी है। प्री प्लस मींस आपको एक साथ इकट्ठा पढ़ना है। अब जैसे गणित की बात करें तो गणित में क्या होता है, जैसे टाइप कर रहे हैं तो टाइप पे आसान सवाल बनते हैं, उसमें मॉडरेट क्वेश्चन बनते हैं, उसमें कठिन सवाल बनता है। ठीक है, तो जब भी आप कोई टाइप पढ़ें तो उसको संपूर्ण पढ़ें शुरू से लेकर आखिर तक सब। बच्चा कहता है कि एक टाइप का आसान सवाल कर लिया, कठिन वाला छोड़ दिया, मॉडरेट वाला छोड़ दिया। अब बाद में कहां से ढूंढेगा कि उस टाइप का मॉडरेट सवाल है, हार्ड सवाल था। तो हमेशा हर टीचर आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि प्री प्लस मींस की तैयारी एक साथ आप करनी। लेकिन अब तो मींस है नहीं, अब जैसा प्री है वैसा ही मींस है। यानी कि आपको शुरू से लेकर आखिर तक एक ही रवैये पे, एक ही स्ट्रेटजी पे, एक ही ढंग से, एक ही माइंडसेट के साथ तैयारी करनी है। बस इतना चेंज है, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं है। मॉक टेस्ट कहां से दें? अभी मॉक टेस्ट बिल्कुल ना दें जब तक आपका 60-70% सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता। मॉक टेस्ट बिल्कुल ना दें। अब बुक जो है ये हमारी बाइलिंगुअल है, मैं आपको बुक के बारे में बता देता हूं। ये बुक ये बुक बाइलिंगुअल है, दोनों भाषा में, हिंदी इंग्लिश। इसमें केवल क्वेश्चंस नहीं है, इसमें सॉल्यूशन भी है। बच्चा का लेवल वाइज है, लेवल क्या प्री के सवालों को लेवल छोड़ना है। प्री में जो भी क्वेश्चन आ रहा है नंबर सिस्टम का वो सारा इकट्ठा रखा गया है। ठीक है भाई, उसको लेवल का ढूंढना छाड़ना। आप ही बताइए, प्री का लेवल तो प्री का लेवल है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, ये कोई नए सवाल की प्रैक्टिस थोड़ा है कि जो नए क्वेश्चन को लेवल वाइज होगा, कठिन मॉडरेट तो प्री के सवाल है। हां, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे। हमारा YouTube चैनल है प्रताप में, उस पे थोड़ी देर में वीडियो आई 4-5 मिनट की। ठीक है दोस्तों, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, उसको देख लेना। ठीक है, यहां पे हम इसका ज्यादा खराब नहीं करेंगे। कोई प्रॉब्लम? स्टेट एग्जाम के लिए भी और रेलवे के लिए एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। मतलब मैं सीधा सीधा कहूं एक शब्द में डायरेक्टली वे में कि बिगिनर बच्चे के लिए, फ्रेश बच्चे के लिए जो 3 महीने बाद दिसंबर में होने वाले प्री के पेपर को टारगेट कर रहा है, फरवरी में होने वाले सेक्शन को टारगेट कर रहा है, उसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस बुक यही है। सुन लिया, बात समाप्त। ठीक है दोस्त, ये बुक अभी ऑनलाइन अवेलेबल है अमेज़न, फ्लिपकार्ट पे। ये 3-4 हफ्ते के अंदर जो है 3-4 हफ्ते के अंदर लगभग सभी आपके जो नियर बाई लोकल ऑफलाइन स्टोर है, स्टोर पे अवेलेबल हो जाएगी। अगर नहीं मिल पाते आप उनसे बोलिए, आपको मंगा देंगे बुक, क्योंकि आपको पता है इसकी डिमांड तो बढ़ेगी। 30 क्वेश्चन जाने निकाल देंगे, 30 क्वेश्चन जाने निकाल देंगे। बिल्कुल, लेकिन आपको समझाता हूं ऐसा कुछ नहीं है। सीजल हां, आपके मन में सीजल पेरेंट एग्जाम है। मैं हमेशा कहता हूं कि आप चाहे सीजल की तैयारी करें, सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, आप क्योंकि सीजल और सीजल सभी ग्रेजुएशन रखिए, आप अपने मन में सीजल को टारगेट करके तैयारी करिए। सीजल को टारगेट करके तैयारी करोगे तो आपका सीजल, सीपीओ, एमपीएस, सिलेक्शन पोस्ट, आप इन सभी एग्जाम के लिए खुद को बेहतर तरीके से प्रेजेंट करोगे, बेहतर टेक्निक बनाओगे और आपका कॉन्फिडेंस भी हाई रहेगा। आप सीजल को टारगेट करोगे, सीजल के सवाल ही लगाओगे तो आप अंदर बहुत बैकवर्ड में हो, आप आगे बहुत लाख स्टूडेंट है। क्योंकि सीजल में जो बच्चा बैठा है 22 लाख जो भी फॉर्म भरा है, वो सीजल का पेपर तो दे रहा है, वो सिलेक्शन पोस्ट भी दे रहा है, वो सीपीओ भी भरा है, लगभग लगभग। ठीक है ना? तो मैं अगर आप ग्रेजुएशन करके तो आप सीजल एक पेरेंट एग्जाम है, जो भी पोस्ट के आप उसको टारगेट करके तैयारी रखिए। हां, सीजल के एग्जाम पैटर्न में थोड़ा सा चेंज होगा, जो चेंज होगा आपको शॉर्ट में समझाऊंगा। अभी सीजल का जो टियर 1 होता था, उस टियर 1 में आपके 4 सेक्शन आते थे, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जीके। देखा कमेंट पूरा जनरल अवेयरनेस। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं टियर 1 की। सुनना मेरी बात को, मैं आपको समझाऊंगा टियर 1 की। अब इंग्लिश के लिए मेरे दोस्तों 25 क्वेश्चन, मैथ्स के लिए 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के लिए 25 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस के लिए 25 क्वेश्चन। तो ये हो गया आपके टोटल 100 क्वेश्चन, 100 सवाल आपके पास हो गए। और इन 100 सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको मिलता था 1 घंटा 60 मिनट, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए लगभग आपको 36 सेकंड के आसपास यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने थे। अभी तक क्या होता है कि टियर 1 के जो मार्क्स है वो आपकी जो फाइनल कट ऑफ बनती थी उसमें ऐड होते थे। अब आपको टियर 1 केवल क्वालीफाई करना है। टियर 1 आपको क्वालीफाई करना है। अब इसके मार्क्स आपकी फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें ऐड नहीं होंगे। थोड़ा पेशेंस तो बनाए रखो यार प्लीज। पहले मुझे समझाने दो कि टियर 1 जो है आपको केवल क्वालीफाई करना है। ठीक है, मतलब कट ऑफ आएंगे जैसे 125 कट ऑफ दी थी, तो एक क्वेश्चन जो यहाँ पे 2 मार्क्स का है, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो 100 क्वेश्चन आपके हो गए 200 मार्क्स के, 200 मार्क्स के। एक क्वेश्चन सही करने पर आपको 2 नंबर मिलेंगे और एक क्वेश्चन गलत करने पर आपका 0.5 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। ये मोटा-मोटा है, समझ में आया? ठीक है दोस्त, तो अभी आपको जस्ट क्वालीफाई करना है, मतलब कट ऑफ क्रॉस करिए। ये एक बेंचमार्क है कि इनको आपको टियर 2 में जाना है। 30% नहीं, जो चीज मैंने मान के बैठे हैं कि 30% लाना है टियर 1 में, ऐसा नहीं है। टियर 1 की एक सेपरेट कट ऑफ आई हो, कट ऑफ आपको क्लियर करनी है। फिर टियर 2 में जाएंगे, जो बदलाव हुआ वो टियर 2 में हुआ, टियर 2 से ही आपका सिलेक्शन डिसाइड होगा। टियर 2 में पेपर फर्स्ट है, सुनो मेरी बात, टियर 2 पेपर फर्स्ट सभी स्टूडेंट के लिए कंपलसरी है। ये पेपर फर्स्ट आपको क्लियर करना ही करना है। पेपर फर्स्ट में 3 सेक्शन है। पेपर फर्स्ट में यहाँ पर 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। एक बार सुन लीजिए, आपके मन में जो भी डाउट है सब क्लियर हो जाएगा। सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। सेक्शन 1 में आपका जो आएगा वो मैथ्स और रीजनिंग आएगा और दोनों में 30-30 क्वेश्चन आएंगे। मैथ के भी 30 सवाल होंगे, रीजनिंग के भी 30 सवाल होंगे, तो टोटल 60 सवाल हो गया। और 60 सवाल 3 नंबर का हो गया, यानी कि टोटल 180 मार्क्स की आपकी हो गई। और ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 1 घंटे का समय मिलेगा, यानी कि 1 घंटा 60 मिनट में आपको 60 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मतलब आपको ऐसा नहीं कि अलग करवाया जाएगा मैथ रीजनिंग, आपको बिठा दिया जाएगा 1 घंटे के लिए सिस्टम पे कि भई ये 1 घंटा है और आपको जो है मैथ रीजनिंग क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है दोस्तों, आप बोलोगे जी कोई तकलीफ नहीं। उसके बाद सेक्शन 2, सेक्शन 2 में मेरे दोस्तों आपका इंग्लिश आएगा है और आपका जनरल अवेयरनेस आएगा। अभी तक क्या होता था कि मींस की परीक्षा में ना तो रीजनिंग आता था ना ही जनरल अवेयरनेस आता था। अब यार इंग्लिश के 45 क्वेश्चन होंगे। मैं बात बताना चाहता हूं कि एसएससी की नोटिफिकेशन साफ-साफ लिखा हुआ है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग वाला पोर्शन पढ़ाया जाएगा। इंडिविजुअल सब्जेक्ट के लिए इंडिविजुअल टाइम नहीं है अभी तक। मैं बता चुका हूं कि 1 घंटे में आपको ये टोटल 60 सवाल सॉल्व करने हैं। आप कितना समय लें? ऐसा हो सकता है 45 मिनट लगा, रीजनिंग 15 मिनट लगाएं। ऐसा नहीं कि मैथ्स के लिए रीजनिंग के लिए टाइम फिक्स है। इन दोनों को आपको मिला के 60 क्वेश्चन 1 घंटे में करना, किसी इसमें कितना समय ले सकते हैं। जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन होंगे तो टोटल हो गए 70 क्वेश्चन और ये हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, तो टोटल आपके 210 मार्क्स हो गए। ठीक है दोस्तों, और 210 मार्क्स ये भी जो है आपको 70 क्वेश्चन 1 घंटे में करने हैं। ठीक है, यहाँ कोई परेशानी? अच्छा, इसके बाद ये हो गया आपका सेक्शन 3। अब सेक्शन 3 में मेरे दोस्तों यहाँ पे आता है कंप्यूटर टेस्ट। आज तक कभी भी एसएससी में कंप्यूटर टेस्ट जो है उसका कोई अलग से सेगमेंट नहीं था, लेकिन आप प्रीवियस के क्वेश्चन देखोगे तो लगभग 350 से 400 सवाल ऐसे हैं कंप्यूटर के पूछे जा चुके हैं जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में। ठीक है ना? तो कंप्यूटर टेस्ट के आपसे पूछे जाएंगे 20 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन कितने मार्क्स होंगे? 60 मार्क्स होंगे। लेकिन इसके मार्क्स कट ऑफ में ऐड नहीं होंगे, ये जस्ट आपको क्वालीफाई करना है, क्वालीफाई। ये जस्ट आपको मेरे दोस्तों क्या करना है? क्वालीफाई करना है। ठीक, इसके बाद मेरे दोस्तों डीएसटी है आपका टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट आपको देना है और ये 15-15 मिनट के होंगे। टाइपिंग टेस्ट 15 मिनट होगा, ये 15 मिनट का होगा। ठीक है दोस्तों, डीएसटी टाइपिंग टेस्ट हर पोस्ट के लिए कंपलसरी है, चाहे आप कोई पोस्ट कीजिए। मतलब आज के जमाने में चाहे आप सीजीएल का पेपर दो, चाहे सीजीएल का पेपर दो, ठीक है, 15 मिनट होंगे, अलग-अलग है, इसके 15 मिनट का, इसके 15 मिनट का। बिना टाइपिंग टेस्ट क्लियर करे आप सीजीएल और सीजीएल में कोई जॉब नहीं ले सकते। ठीक है ना? इस साल के सीजीएल में लगभग जो वैकेंसी है ये 20,000 प्लस है और जो है 25,000 वैकेंसी के आसपास क्रॉस पहुंच सकती है। 20,000 प्लस वैकेंसी है और ये बहुत ज्यादा है, 3 वैकेंसी जितनी बता रही थी। सपोज प्रेफरेंस का भरना होगा, पोस्ट प्रेफरेंस एसएससी बताएगी कि अब भरने का समय है। ठीक है ना? ये मोटी-मोटी चीजें आपको समझना चाहता था। देखिए अब मैं तो ये बात की है, मैं हम बात करेंगे मैथ्स वाले सेक्शन पे 30 क्वेश्चन आने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे लेवल बहुत टफ हो जाएगा, कठिन सवाल पूछे जाएंगे, बैंकिंग के पूछे जाएंगे, सीसेट के पूछे जाएंगे, ये प्रीवियस किसी काम का नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे सवाल आ रहे थे वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कुछ नया नहीं बनने वाला है। ये बैंकिंग का पैटर्न होगा, आप अपने दिमाग में डाल के इसको निकाल लीजिए। बैंकिंग का सवाल जो है वो बच्चे को 1 मिनट से ज्यादा लगता है उसको सॉल्व करने के लिए। जब समय ही नहीं है यहाँ पे इतना तो कैसे काम होगा? क्योंकि बैंकिंग और एसएससी में बिल्कुल फर्क है। बैंकिंग 40 का क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, उसका सवाल बहुत लंबा होता है, 6-7 लाइन का। एसएससी का सवाल 2-3-4 लाइन का मैक्सिमम होता है। बैंकिंग में एडवांस में नहीं है और एसएससी में एडवांस में का वेटेज लगभग 50% है। तो मैथ्स का जो लेवल है वो वैसा ही रहने वाला है जैसा अब तक रहेगा, आपको कुछ एक्स्ट्रा उसमें दम नहीं लगाना है। ठीक है दोस्तों, अब ये जो स्कोर है, ये जो है जीए जनरल अवेयरनेस, ये ऐसा है कि आपसे बहुत ज्यादा मेहनत करोगे तो ये लक पे डिपेंड करता है, एग्जाम में कैसा कंटेंट आप पूछोगे, कैसा सवाल पूछोगे, कितने नंबर आएंगे। लेकिन मैथ्स रीजनिंग वाला जो सेक्शन है ये अकेला ऐसा सेक्शन है जिसका फुल स्कोर कर सकते हो। तो मैथ्स रीजनिंग पे तो आपको ज्यादा ताकत लगानी है और जिनकी इंग्लिश कमजोर है, इंग्लिश पे ध्यान दिया, हल्का फुल्का इंग्लिश पढ़ लिया, उनका सिलेक्शन हो जाए, आप अपने मन से बिल्कुल निकाल दीजिए। बिना इंग्लिश लिए पढ़े ढंग से पढ़े बिना इंग्लिश सिलेक्शन लेना असंभव है और मैथ्स और रीजनिंग में 100% 95% स्कोर किए बिना अच्छी पोस्ट लेना असंभव है। तो मतलब इसमें आपको मैथ्स और रीजनिंग दोनों में फुल स्कोर करना है लगभग। अच्छा,
अब ये जो है तीन, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, लेकिन 1 की नेगेटिव मार्किंग होगी। एक क्वेश्चन सही करने पर आपको 3 नंबर मिलेंगे, एक क्वेश्चन गलत करने पर 1 नंबर आपका कटेगा। अब देखिए एक पॉइंट जो नोटिफिकेशन साफ साफ लिखा हुआ है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। एक्चुअली क्या होता है कि जब आप फाइनल मेरिट लिस्ट देखते हैं तो फाइनल मेरिट लिस्ट अभी लगती है 700 नंबर में, तो 700 में एग्जांपल ले रहा हूं, 600 नंबर वाले बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, 10 बार स्टूडेंट 600 बराबर नंबर है, ठीक है ना। अच्छा अब मेरे दोस्तों अब ये डिसाइड होगा 180 प्लस 210 390 मार्क्स में से 390 मार्क्स में से आपका 390 में ज्यादा नंबर आएंगे उसको कम नंबर आएंगे उसको अभी नीचे वाली पोस्ट और जो है वो आउट ऑफ इसके कट ऑफ नहीं, तो 390 थोड़े मार्क्स हैं, 390 में बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके इक्वल मार्क्स आएंगे, ठीक है। जब दो स्टूडेंट दोनों के बराबर नंबर आते हैं 300 तो उसमें दोनों के बराबर नंबर आ रहे हैं और ऐसे एक दो ही सैकड़ों विद्यार्थी होंगे, तो प्रायोरिटी जॉब देने में उसको दी जाएगी जिसके सेक्शन फर्स्ट में ज्यादा स्कोर है, यानी कि मैथ्स प्लस रीजनिंग वाले सेक्शन में जो स्टूडेंट ज्यादा स्कोर करेगा उसको उसकी पोस्ट प्रेफरेंस चॉइस है उसमें ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। मतलब दोनों के 300 नंबर बराबर है, लेकिन इस बच्चे के सेक्शन फर्स्ट में 150 नंबर है, इसके केवल 120 नंबर है, तो इस पहले बच्चे को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, इसके सेक्शन फर्स्ट में ज्यादा। ये अभी के हिसाब से समझ नहीं आ रहा, लेकिन फाइनल कट ऑफ बनेगी तो इसका बहुत ज्यादा खेल होगा, ठीक है। 30% कुछ नहीं है, 30% मिनिमम बेंचमार्क है टियर 2 में बैठने के लिए, लेकिन एक सेपरेट कट ऑफ लगेगी, समझ में आया। अगर हाँ, अगर सेक्शन फर्स्ट में बराबर मार्क्स आ गए, अगर सेक्शन फर्स्ट में बराबर मार्क्स आ गए तो जिसकी एज ज्यादा होगी, जो बड़े एज का विद्यार्थी होगा उसको पहली चॉइस दी जाएगी, ये नियम है। और एज भी अगर बराबर है दोनों के, तो उनके नाम के अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, यानी जो ए बी सी डी एफ होता है तो जिसका पहला अल्फाबेटिकल ऑर्डर आएगा नाम का पहले उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है। तो ये डिग्री अलग बात है। टाइपिंग टेस्ट जो होगा वो 15 मिनट में आपको 2000 की प्रेस करना होगा, जो कीबोर्ड है वो 2000 बार आपको प्रेस करना होगा 15 मिनट में, तो उसके लिए आपको टाइपिंग सीखनी पड़ेगी, लेकिन एलपी का पेपर क्लियर करिए, उसके बाद टाइपिंग डेली आपको 1.5 घंटे करनी होगी। ऐसे लेटर नहीं है, टियर 3 समाप्त हो चुका है, अब आपका ना तो कोई इंटरव्यू है ना ही आपको डिस्क्रिप्टिव ऐसे लेटर देना है, ये क्या हो गया, वॉक इन एग्जाम की तरह होगा, वन डे एग्जाम का खेल। वन डे एग्जाम क्या होते हैं, टियर 1 क्वालीफाई किया, टियर 2 वाले स्कोर करना नॉट कंफर्म, जबकि इतनी बड़ी पोस्ट के लिए आपको इंटरव्यू या डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए था। कंप्यूटर टेस्ट क्वालीफाई करना, उसमें कंप्यूटर बेसिक सवाल आएंगे, सीपीयू का फंक्शन क्या है, ठीक है ना, मेमोरी को किस यूनिट में स्टोर करते हैं, इस हिसाब से उसमें बेसिक क्वेश्चन आएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वैसे नहीं कराएगी, वो आपका जो डिपार्टमेंट आपको मिलेगा वो खुद कराएगा। चलो अब हम ध्यान देंगे गणित वाले सेक्शन पे, ठीक है ना। कुछ बच्चों के मन में आ रहा है कि सर गणित का वेट कम होगा, गणित पढ़ने की जरूरत क्या है, देखो गणित गणित के बिना तो आप एसएससी में जा ही नहीं सकते, ठीक है ना। गणित एसएससी की पोस्ट पे जीवन भर काम आता है और गणित बहुत जरूरी है आपको पढ़ने सीखने के लिए, ये एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें आप 100% स्कोर कर सकते हो। हां अभी तक क्या हो रहा था कि मैं बहुत ही डिटेल में और मींस को ध्यान में रखते हुए काफी ज्यादा कंटेंट दे रहा था, ठीक है ना। नंबर क्वेश्चन बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवा रहा था, जैसे हम लोग बात करें ज्योमेट्री में लगभग 750 क्वेश्चन करवा रहा था, अब 750 क्वेश्चन कराना है, सवाल एक दो ही आना है, उसके 750 क्वेश्चन करवाना, 17 से घंटे ज्योमेट्री पढ़ाना ये समझ वाला खेलेंगे। हम कंटेंट को थोड़ा सीमित करेंगे, केवल 7-8 महीने में ना लेके 3 से 4 महीने में आपका मैथ सिलेबस निपटाया जाए, ठीक है दोस्तों। हां जी, बैंकिंग में इंटरव्यू होता है, ये टियर 2 का सारा एग्जाम जितना भी आपको दिखाया जाए ये सब आपको एक ही सिंगल दिन में देना है, ये सारा पेपर एक ही दिन में होगा, टोटल 2.5 घंटे का 2.5 आवर्स का, ये सारा एक ही दिन में होगा, ऐसा नहीं कि अलग-अलग होगा, और ये सभी के लिए कंपलसरी है, ठीक है ना। हम कोशिश करेंगे कि अपना गणित का जो सिलेबस है वो 3 से 4 महीने में निपटाया जाए, ठीक है दोस्तों। क्योंकि हैं वैसे मैं कहता तो 3 से 4 ही हूं, अभी हम कहते चलते हैं आपके सिलेबस 6 महीने में करा देंगे, लेकिन टाइप तो ज्यादा ही 7-8 महीने लग जाता है, तो हम कोशिश करेंगे क्योंकि हमको सीरीज के बच्चों को दिखाना है, रेलवे के बेसिस को देखना है, हमको बैंकिंग के क्वेश्चन करवाने, ताकि समझिए 4 से 5 महीने का समय लगेगा, आपके पूरा बैच कंप्लीट होने को। अर्थमेटिक भी एडवांस भी नंबर सिस्टम भी डाटा इंटरप्रिटेशन भी, तो 4 से 5 मंथ में हम आपका बैच जो है कंप्लीट करवाने की कोशिश करेंगे। एडवांस भी होगा, अर्थमेटिक भी पढ़ना है, एडवांस भी पढ़ना है, एसएससी अधूरी है एडवांस मैथ के बिना। देखिए सीएसएल के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, सीएसएल की नोटिफिकेशन आनी है 1 महीने के बाद, तो जब सीएसएल की नोटिफिकेशन आई हो सकता है कि सीएसएल के पैटर्न में चेंज हो, टाइपिंग हिंदी में नहीं होती है भाई, टाइपिंग केवल इंग्लिश में होती है। आप बेसिक सही पढ़ाएंगे, चिंता मत करो, पढ़ाऊंगा बेसिक सही, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चंस पहले की तुलना में पहले बहुत ज्यादा क्वेश्चंस कराता था, थोड़ा सा उसको सीमित करेंगे जिससे कि हमें छुटकारा मिले और आप भी जो गणित का समय बचेगा वो जीए में आप दे पाए, वो इंग्लिश में आप दे पाए, ठीक है ना। हमारा कोई निजी स्वार्थ नहीं है कि मैं अपनी छवि बनाने के लिए आपको नुकसान करा दूं, जो चीज आपको फैक्ट है गणित का वेटेज कितना 20%, अभी तक जैसे सीजन हो रहा था उनमें गणित का वेटेज जो था वो कितना था, अभी वो लगभग 35% के आसपास था, ओवरऑल 35% के आसपास। अभी गणित का वेटेज हो गया है 20%, तो गणित का वेटेज कम हुआ है, जीए पूरा और जीए सिलेबस अपने आप पढ़ा है, तो हम इससे जो समय बचेगा उसको जनरल अवेयरनेस पे आप दीजिएगा, ठीक है ना। मुझे अपने स्वार्थ के लिए इसको लंबा खींचने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है दोस्त। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस भी होंगे, ये बिगिनर बिगिनर के हिसाब से पढ़ाया जाएगा, अरे बेसिक से कराएंगे भाई, चिंता मत करो। देखिए कैट के लिए बैच नहीं कि यहाँ पे मैं आपको 1500 रुपए पूरे कैट की तैयारी करा रहा हूं, जेट की करा रहा हूं, है ना, एमबीए की तैयारी करा रहा हूं, आपको सीटेट की तैयारी करा रहा हूं, ऐसा नहीं है। ये जो बैच है सबका पेरेंट एग्जाम है, ग्रुप बी पोस्ट के सीजीएल, तो सीजीएल मैक्सिमम एग्जाम है, हाई लेवल ग्रुप बी पोस्ट के, इसको ध्यान में रखकर मैं तैयारी कराता हूं। जो बच्चा सीजीएल की तैयारी करता है वो पूरा कवर है, उसका सीपीयू भी कवर है, उसका सीडीएस भी कवर है, वो बैंकिंग का भी पेपर दे सकता है, क्लर्क वगैरह के सारे, और वो रिलेटेड पेपर दे सकता है, स्टेट एग्जाम भी दे सकता है। तो हम इस पेरेंट एग्जाम को रख के ध्यान में तैयारी करें, ना कि किसी कैट जेट को, वो नहीं होने वाला वो मन से निकाल दिया बिल्कुल मत रखिए, ठीक है ना। बच्चे का एग्जाम तक हो जाएगा ना, कितना समय समय कितना है आपके पास, 2 महीने 2.5 महीने, आपके पास 2.5 महीने में आप एडवांस पढ़ो, नंबर निकालो और डीआई पढ़ो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो एग्जाम तक आपका सिलेबस पूरा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन 70-80% आपको करवाने की कोशिश करूंगा। कंप्यूटर टेस्ट बहुत इजी लेवल का होगा, धीरे-धीरे आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, आप केवल शांत होकर सिलेबस पूरा करने पे ध्यान दो। अभी आपका केवल एक ही टारगेट होना चाहिए, शांत होकर सिलेबस पूरा करो और कुछ नहीं, ठीक है भाई। बच्चे का इसमें तो बैंकिंग और यूपीएससी एस्पिरेंट की पढ़ेंगे, तो आपको क्या डर लगता है उनसे, आप क्या उनसे कम हो, उनको भगवान ने 4 हाथ कर दिए हैं, 3 दिमाग दिए हैं। बैंकिंग वालों आप क्या मिक्स डिग्री पा रहे हो, वो उनका सेकंड एग्जाम है। बैंक वालों को एडवांस मैथ्स से बहुत डर लगता है, कैसे एडवांस मैथ्स को करेंगे आप मुझे बताइएगा। और ऐसा नहीं कि बैंकिंग वाले या यूपीएससी वाले आज एसएससी का पेपर नहीं देते हैं, आज भी लाखों विद्यार्थी ऐसे हैं, हजारों ऐसे हैं जो बैंकिंग और यूपीएससी की फर्स्ट चॉइस है, वो एसएससी का पेपर देते हैं और सेलेक्ट होते हैं और छोटी सी खराब कर देते हैं, ये आज भी होता है। तो ऐसा कोई ड्रास्टिक नहीं आने वाला कि एसएससी की जो पर्टिकुलर एसएससी की तैयारी कर बच्चे दबे नहीं खिलाड़ी आगे, ऐसा नहीं है अभी भी। और हमेशा से बैंकिंग और यूपीएससी के अच्छे बच्चे तो सारे के सारे लगभग आप एसएससी भर रहे हैं, यदि कोई हल्की फुल्की पोस्ट छोड़ना है। टाइप सारी कवर कराऊंगा, टाइप 1 में नहीं छूटेगा, टाइप हम सारी कवर करवाएंगे, ठीक है दोस्तों। प्री कट ऑफ नहीं, प्री कट ऑफ ज्यादा नहीं जाएगी, 2 कट ऑफ ज्यादा जाएगी, 1 लाख बच्चे क्वालीफाई करेंगे, जितनी कट ऑफ बनेगी उतनी जाएगी, बात खत्म। कट ऑफ को बेंचमार्क पूर्ण होता है, कट ऑफ का मतलब ये है कि प्री टियर 2 में कितने बच्चे पहुंचाने, अब जैसे 20 साल वैकेंसी है, तो कम से कम इस बार टियर 1 में 1.5 लाख बच्चे क्वालीफाई करोगे, तो कम से कम 2 लाख बच्चे क्वालीफाई करेंगे, तो फर्स्ट 2 लाख बच्चों में जितने मार्क्स से पहले 2 लाख बच्चे निकल जाएंगे उनकी कट ऑफ बना देंगे, बात समाप्त। क्योंकि वैकेंसी ज्यादा है, इवन ज्यादा बच्चे क्वालीफाई करेंगे, ठीक है। मैं आप ऐसा बिल्कुल समझिए कि मैं प्री को टारगेट करके आपको पढ़ाऊंगा कि पीआर नहीं होगा, प्री प्लस टियर 2 मिक्स ही। कुछ बच्चे मैं हमेशा कहता हूं कि जो आपका सीजीएल का मेंस होता है 100 क्वेश्चन आते हैं, उसमें 70 इजी होते हैं, 30 कठिन होते हैं। बच्चे कहते हैं ऐसे नहीं करा, 70 इजी दिलाएंगे, 30 सवाल जो आते हैं वो देगा, ऐसा नहीं। ये 30 सवाल जैसे जैसे पूछता रहता है वैसे कोई नया बदलाव नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, हम अपना नया फर्स्ट बेसिक चैप्टर शुरुआत करेंगे, अर्थमेटिक का परसेंटेज प्रतिशत, परसेंटेज हिंदी में इसको हम कहेंगे प्रतिशत, ठीक है दोस्तों। ये अर्थमेटिक का पहला और सबसे बेसिक टॉपिक है। मतलब डीआई नहीं होगा बेटा, डीआई बिना परसेंटेज रेशियो डीआई कैसे पढ़ सकते हो, डाटा इंटरप्रिटेशन सबसे लास्ट में पढ़ाया जाएगा, सबसे लास्ट में। जिस बच्चे ने परसेंटेज रेशियो एवरेज अच्छे से पढ़ लिया वो डाटा इंटरप्रिटेशन के सवाल खुद कर लेगा, सबसे लास्ट का टॉपिक है परसेंटेज प्रतिशत। मैं थोड़ा सा भी चैप्टर के बारे में परसेंटेज से पेपर में कभी ऐसा नहीं बहुत ज्यादा सवाल पूछते रहे, लेकिन परसेंटेज को अच्छे से सीखे बिना आप आगे के चैप्टर प्रॉफिट लॉस टाइम एंड वर्क टाइम स्पेंड से नहीं कर सकते। पूरे अर्थमेटिक में देखिए, अर्थमेटिक की जान है तो टॉपिक परसेंटेज और रेशियो। जिस बच्चे का परसेंटेज और रेशियो मजबूत है उसको गणित मजाक लगेगा। अर्थमेटिक मैथ मजबूत करने का मतलब है परसेंटेज और रेशियो का कमांड करना, नंबर्स के साथ खेलना। हालांकि परसेंटेज रेशियो से सवाल खुद में ज्यादा नहीं आते, सबसे सवाल जिस टॉपिक से आते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट, सबसे सवाल से आते हैं, लेकिन उसको अच्छे से करने के लिए अर्थमेटिक बाकी चैप्टर्स को करने के लिए परसेंटेज रेशियो का कमांड बनानी है। समझ में आया कोई तकलीफ? और परसेंटेज में बहुत सारे टाइप हैं, सारे टाइप को हम कवर करेंगे, ठीक है। चलो दोस्तों शुरू करते हैं मेरे परसेंटेज प्रतिशत। ये परसेंटेज का मतलब क्या है, परसेंटेज की जरूरत क्या पड़ती है, भाषा क्या है। देखिए सबसे पहले परसेंटेज कोई नई चीज नहीं है अपने आप में, परसेंटेज एक टाइप की फ्रेशर्स के लिए बैच है, फाउंडेशन बैच है, ठीक है। ओके भाई, देखिए परसेंटेज कोई नई चीज नहीं है, परसेंटेज एक टाइप की फ्रैक्शन है। अब जैसे मुझे पेन बताना है कि कितना पेन है, एक पेन है। अब
इसी चीज को दूसरी भाषा में बोलने के लिए शब्द इस्तेमाल इंट्रोड्यूस किया गया 1%। परसेंटेज का कुछ और मतलब है, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100 और 1/100 मेरे दोस्त फ्रैक्शन है। परसेंटेज के नाम से क्लियर, पर का मतलब होता है 1 और सेंट का मतलब होता है 100। 100 में से एक हिस्सा 1/100, 1/100 को आप लिख सकते हो दशमलव में 0.01। ये 0.01 या 1/100 इसी को हम कहते हैं 1%। मतलब ये जो फ्रैक्शन है जो भिन्न है 1/100, इसको हमने लिखना सीख लिया 1%। आप बोलोगे जी कोई तकलीफ नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं यानी कि 1% परसेंटेज जो एक टाइप की फ्रैक्शन है भिन्न है, जिसका मतलब है 1/100 या फिर 0.01। तो जैसे मैं आपसे कहूं 3% का क्या मतलब है? अगर 1% 1/100 है तो 3% का मतलब है 3/100 या फिर 0.03 या तो 100 से भाग करो या 0.01 से गुणा करो। मैं आपसे कहता हूं कि बताइए 19% क्या है? तो 19% का मतलब है 19/100, दैट मींस 0.19। आप बोलोगे हां जी सर। मैं आपसे कहता हूं कि 567% क्या है? तो परसेंटेज का 567%, इसका मतलब 567/100 और 100 का मतलब होता है मेरे दोस्तों, उसे 100 से भाग देने का मतलब 5.67। मैं आपसे पूछता हूं x परसेंटेज का मतलब है, x परसेंटेज। देखिए ध्यान सुनिएगा, x परसेंटेज का मतलब है x गुणा 1%। बात समझ पा रहे हैं? बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, x परसेंटेज मतलब x गुणा 1%। x अलग चीज है, 1% अलग चीज है। 1% का मतलब x/100 या फिर मेरे दोस्तों 0.0x। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी कि परसेंटेज का मतलब होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स 100 से भाग कर देना। तो परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल हो जाती है, 20। परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल हो जाती है। मैं आपसे कहूं 50,000 का या मैं आपसे कहता हूं 70,000 का 70,000 का 13% कितना होगा? मैं आपसे कहता हूं कि 70,000 का 13% निकालेगा। तो जल्दी जल्दी हमको समझना है। तो मतलब क्या हुआ? 70,000 13% निकालना चाह रहे हैं तो परसेंटेज का मतलब हो गया 13% का मतलब है 13/100 और यहां पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगी। बात समझे कि नहीं समझे? आप बोलोगे हां जी सर समझे। यानी कि परसेंटेज से मेरे प्यारे 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाती है। आएगा कितना? 91 90 100। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अगर आप डीप में देखें ध्यान से तो 70,000 के 13% का मतलब ये है कि 70,000 गुणा 13 और गुणा 1%। बात समझी? और 1% को जैसे ही 100 मिलेगा, 70,000 का मतलब है 70,000 का मतलब है 700 गुणा 100। 700 गुणा 100 ये मतलब हुआ। मैं आपसे कह रहा हूं कि 1% का मतलब है 1/100। अगर मैं 100 को इधर ले आऊं तो 100% का मतलब है मेरे प्यारे भाई 1। 100% का मतलब कितना है 1, इसको मन में बिठा लीजिए। तो अगर मैं आपसे कहूं ये पेन कितना, तो आप कहोगे सर 1 पेन है। इसी बात को अगर परसेंटेज में कहूं तो कहोगे आप 100% है और 1 को आप लिख सकते हो फ्रैक्शन 1/1 फ्रैक्शन में अंश बटे हर। यानी कि 1 और 100% एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। जहां 100 के साथ परसेंटेज मिले वैल्यू कितनी होगी 1। 100% का मतलब कितना होगा 1 और 1 की किसी में भी गुणा करते रहो वही आता है यानी कि 9100। तो परसेंटेज से हमेशा 2 जीरो खत्म हो जाती है। अरे समझ में आया आप लोगों को? ठीक है भाई? यानी कि मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परसेंटेज कोई नई नई चीज नहीं है, वो एक टाइप की फ्रैक्शन ही है जिसका मतलब होता है 1/100 या फिर 100% को हम कहते हैं 1। तो अभी तक हमने क्या सीखा? अभी तक हमने ये सीखा कि 1 का जो मतलब है वो किसके बराबर है? 100% के बराबर है, 100% के बराबर। तो मैं आपसे पूछूं कि बताओ 1/2 कितना होगा? 1/2 कितना होगा? जवाब दीजिए। 1/2। तो अगर मैं यहाँ 2 से भाग दे रहा हूं तो यहाँ भी तो 2 से भाग होगा यानी कि 100 का आधा 50%, 50%। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम? तो परसेंटेज और फ्रैक्शन एक ही बात है, कोई इनमें अलग भेदभाव नहीं है। अगर एक का मतलब 100% है, मैं आपसे पूछूं बताओ जरा 1/3 कितना होगा? तो दोनों तरफ 3 से भाग देंगे। 100 को किससे भाग देंगे? 3 से भाग देंगे, 100/3%। और परसेंटेज का मतलब 100 को 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 33 आ जाएगा ना? 33 सही 1/3%। ठीक है दोस्तों? या फिर हम इसको एप्रॉक्स में लिखेंगे 33.33%, 33.33% लगभग आएगा भाग करने पर। ठीक? मैं आपसे पूछता हूं कि ये कितना होगा? 1/4। जवाब दीजिएगा। तो आप कहोगे सर 1 का मतलब है 100%, तो 1/4 कितना होगा? तो 100 को 4 से भाग देंगे यानी कि 25%। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक? बात समझ में आई? 1 का मतलब 100% है, तो मैं आपसे पूछूंगा 1/5 कितना होगा? तो आप कहोगे सर 100/5 यानी कि 20%। तो परसेंटेज और फ्रैक्शन में बिल्कुल एक जैसी बातें, में कोई भेदभाव नहीं है। ठीक है दोस्त? आप बोलोगे जी कोई तकलीफ नहीं। दोस्त ध्यान से समझने की कोशिश करिए, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं ये क्या हो रहा है। हम किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। किसी भी परसेंट फ्रैक्शन को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आपको मेरे प्यारे भाई 100% से गुणा करनी है। जैसे मैं आपसे कहूं ये बताओ 8/25 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी? 8/25 को परसेंटेज में कैसे लिखोगे? 8/25 को परसेंटेज में आप लोग कैसे लिखोगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हो कि 8/25 का मतलब होता है 8/25 गुणा 1। कह सकते हैं आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। और 1 का मतलब क्या है? 1 का मतलब होता है मेरे प्यारे भाई 100%। 1 का मतलब कितना है? 100%। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। और 25 से 100 कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा, ये हो गया 32%। यानी कि किसी भी फ्रैक्शन को, किसी भी भिन्न को अगर आपको परसेंटेज में बदलना है तो आप 100% से गुणा कर दीजिए। किसी भी भिन्न को अगर आपको परसेंटेज में बदलना है तो 100% से मल्टीप्लाई आपको करनी है, बात समाप्त। ठीक है? आप बोलोगे जी कोई तकलीफ नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा अभी। किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो, आपको आता है, सिंपल सी टेक्निक है 100% से मल्टीप्लाई करनी है। लेकिन स्टैंडर्ड फ्रैक्शन और उनकी परसेंटेज आपको याद करनी पड़ेगी जिससे आप उनको पेपर में डायरेक्ट इम्प्लीमेंट कर पाएं और आपका समय बचे। समय बचाना बहुत जरूरी है। आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ 1/5 क्या है? तो आपको निकालना पड़ेगा, आपका दिमाग तुरंत रिस्पॉन्स करेगी सर 1/5 का मतलब 20% है। तो इसके लिए आपको स्टैंडर्ड फ्रैक्शन और उसकी परसेंटेज याद रखनी होगी और आपको पूरे अरिथमेटिक सिलेबस के दौरान जो काम आएंगी। वो कैसे कन्वर्ट करोगे मैंने आपको सिखा दिया। किसी फ्रैक्शन को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100% से मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है? पूरा टेबल पूरा चार्ट है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है प्यारे भाई? मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ध्यान से समझिएगा, आप इसको ऐसे सबको उतार लीजिएगा। अभी थोड़ा सा बेसिक है, बहुत बेसिक है, तो स्लोली मैं आपको समझाऊंगा, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे। तो मैंने आपको सिखाया कि 1 का मतलब होता है 100%। कोई तकलीफ नहीं है। परसेंटेज फ्रैक्शन को लिखने का दूसरा तरीका है। 1/2 का मतलब 50%, 1/3, 1/3 का मतलब 33 सही 1/3% और आपको डेसिमल में भी ध्यान रखना है 33.33%। डेसिमल में ध्यान रखना है 33.33%। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। 1/4 मतलब 25%। मैं आपसे पूछूं 1/5 कितना होगा? 1/5 मतलब 20%। तो आगे देखिएगा 1/6 क्या होगा? यार मैंने आपको क्या सिखाया? मैंने आपको सिखाया कि 1 का मतलब है 100%। तो 1/6 क्या होगा? दोनों तरफ 6 से भाग दे दीजिए। 100/6। अब देखिए 2 से जाएगा 50 बार, 2 से जाएगा 3 बार, 50/3। 50 को जब भाग करेंगे 3 से तो 16 48 16 सही 2/3%। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना? या फिर भाग करके देखो 50 को 3 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? पूरा डिवाइड नहीं होगा। 50 को 3 से भाग देंगे तो पूरा डिवाइड नहीं होगा, लगभग भाग होगा एप्रॉक्स। तो एप्रॉक्स में क्या आएगा भाग करने पर? 16.66%। एप्रॉक्स 16.66%। तो 1/6 का मतलब है 16/3% और 16.66%। आपको ये भी ध्यान रखना है, आपको ये भी ध्यान रखना है। बात समझ में आई? क्या हुआ ऋषि? ठीक है? आपको ये फ्रैक्शन में ध्यान रखना है, आपको डेसिमल में ध्यान रखना है, दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है? आगे चलेंगे। इसके बाद 1/7 हमें पता है कि 1 का मतलब है 100%। तो आप मुझे बताइए कि 1/7 कितना होगा? तो 1 को 7 से भाग दीजिएगा 100/7 और 100 को 7 से भाग देंगे कितना जाएगा? 14 7 98 14 सही 2/7%। आप बोलोगे जी कोई तकलीफ नहीं। तो 1/7 का मतलब है 14 सही 2 लिख लीजिए, 14 सही 2/7%। या फिर डेसिमल लिखोगे तो लगभग ये एप्रॉक्स वैल्यू है ना, इसलिए मैं यहाँ पे इक्वल का साइन लगा रहा हूं। जब मैं आपके सामने ये साइन लगाता हूं तो इसका मतलब लगभग मान 100 को 7 से भाग देंगे लगभग कितना आएगा? 14.28%, 14.28%। ठीक है जी? इसके बाद 1/8 हमें पता है 1 का मतलब 100% है, तो दोनों तरफ 8 से भाग लगाइएगा तो 1/8 कितना होगा? 100 को 8 से भाग करेंगे तो 12.5% आता है, 12.5%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि 1/8 का मतलब 12.5%। ठीक है? सारी कहानी इस एक चीज से शुरू होती है कि 1 का मतलब 100% और ये हमने अपने मन से माना। ठीक है जी? चलिएगा। इसके बाद आगे ना 1/9 क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट? ध्यान से सुनिएगा 1/9। मैंने आपको सिखाया कि 1 का मतलब कितना है? 100%। तो 1/9 कितना होगा? दोनों तरफ 9 से भाग लगाइएगा 100/9 और 100 को जब 9 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 11 बार जाएगा, 11 99 11 सही 1/9 9%। तो 1/9 का मतलब है 11:1/9%। कोई प्रॉब्लम? ठीक है दोस्तों? अरे सीधी अपलोड करवा देंगे, थोड़ा सा पेशेंस बनाओ। डेसिमल में क्योंकि 100 9 से तो पूरा भाग होगा नहीं, 100 को जब 9 से भाग देंगे तो एप्रॉक्स लगभग कितनी बार जाएगा? 11.11 बार जाएगा। तो 1/9 की जो वैल्यू है लगभग 11.11% होती है, 11.11%। समझ में आया? आप बोलोगे जी बिल्कुल सही। 1/10 हर कोई जानता है कि अगर 1 का मतलब 100% 100% के बराबर है तो 1/10 का मतलब क्या है? तो 1/10 का मतलब हो गया मेरे दोस्तों 10%, 10%। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई भी इसमें परेशानी नहीं है, 10%। समझ में आया? अब इसके बाद आएगा मेरे दोस्तों 1/11 ये स्टैंडर्ड फ्रैक्शन और उनकी परसेंटेज है जो आपको डायरेक्ट दिमाग में याद रखनी है, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। पेशेंस नहीं है आपको बिल्कुल भी। ये कोई पेशेंस नहीं। सर 100 से डिवाइड क्यों करते? 100 से डिवाइड नहीं कर रहे भाई। देखिए ध्यान से सुनो मेरी बात। एक आदमी ने परिभाषा दी कि आज से हम गणित को लिखने की नई टेक्निक ढूंढेंगे। वो टेक्निक क्या थी कि हमने 1 को लिखना शुरू कर दिया 100%। ठीक है ना? 1 को हम लिखना शुरू कर दिया 100%। यही से सारी चीजों का जन्म हुआ है। तो अगर मैं आपसे पूछूं 1/11 कितना होगा? 1/11 1/11 तो
आप इसको 11 से भाग दीजिएगा दोनों तरफ, तो 100 बटे 11 100 बटे 11 से भाग देंगे तो 11 9 बार जाएगा, 9 सही 1 बटा 11%। आप बोलोगे जी सर, और डेसिमल में 100 बटे 11 से भाग देंगे तो कितना जाता है, 11 99 जाता है, 10 बचेगा, तो 11 से जाएगा नहीं, फिर 0 फिर 0 डालेंगे तो 11 99, तो एप्रोक्स लगभग 9.09% बार ये जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन ध्यान रखनी है, 1 बटे 9 और 1 बटे 11, 1 बटे 9 का मतलब है 11.11% और 1 बटे 11 1 बटे 9 का मतलब 11.11% और 1 बटे 11 का मतलब है 9.09%, ये दोनों आपको याद रखना है। तो प्रॉब्लम ठीक है, याद कैसे करेंगे, धीरे धीरे आप जब रूटीन आएगा तो अपने आप याद रहेगा, आपको बैठ के रट्टा मारने की जरूरत नहीं होती, आगे चलेंगे दोस्त। ना 1 बटे 12 हमने आपको सिखाया कि 1 का मतलब कितना है, 1 का मतलब है 100%। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, तो 1 बटे 12 कितना होगा, दोनों 12 से भाग दीजिएगा, गणित इस हिसाब से काम करता है कि लेफ्ट साइड में 12 से भाग देंगे तो राइट साइड में 12 से भाग देंगे। अब 100 बटे 12 4 से चला जाएगा मेरे दोस्तों 25 बटे 3, तो 25 बटे 3 मतलब 8 सही 1 बटा 3%, या फिर लगभग मैं इसको कहूंगा तो 8.33%। आप बोलोगे जी कोई तकलीफ नहीं, तो 1 बटे 12 का मतलब है 8:1/3% या फिर एप्रोक्स में 8.33%, ठीक है दोस्त। इसी तरीके से आप 1 बटे 13 का मान निकाल सकते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 1 बटे 14 कितना होता है, 7 सही 1 बटे 7% और डेसिमल में आप कहोगे तो 7.142%, लगभग 7.14%, इसको ले लीजिए एप्रोक्स 7.14% लिखिए। 1 बटे 14 मतलब एप्रोक्स 7.14%। इसके बाद 1 बटे 15, तो 1 बटे 15 का मतलब 6/2% या फिर 6.66%, कोई तकलीफ, ठीक है आगे चलेंगे। 1 बटे 16, ये 1 बटे 15 मैंने बता दिया, 1 बटे 16 बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 1/16। मैं आपसे कहूं कि 1 का मतलब क्या है, तो मैंने आपसे बोला कि 1 का मतलब है 100%, तो 1 बटे 16 कितना होगा, दोनों तरफ 16 से भाग दीजिएगा, 100 बटे 16, किससे जाएगा 4 से जाएगा मेरे दोस्तों, 100 25 बार जाएगा, 16 4 बार जाएगा, 25 को 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 6 सही 1 बटे 4% या फिर डेसिमल में बोलेंगे तो 6.25%, तो 1/16 का मतलब होता है 6.25%। इसी तरीके से 1/17 5.88%, 1/18 भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है 5.55%, ठीक है ना। 1/25% होता है मेरे दोस्तों 1 बटा 21 4.74% या फिर 4 सही 16 बटे 21%। 1 बटे 22 आप इनको खुद से निकाल सकते हैं, मैं रिपीट कर रहा हूं, 1/22 4.5454%, ठीक है ना। 1/24 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चे, 1 बटा 24, आप जानते हैं कि 1 का मतलब कितना है, 100%। तो मैं आपसे कहूं 1 बटे 24 कितना होगा, 1 बटे 24 तो दोनों तरफ 24 से भाग दीजिएगा, यानी किससे जाएगा 4 से जाएगा, 100 कितनी बार जाएगा 25 बार, 24 कितनी जाएगा 4 से 6 बार, तो 25 बटे 6 करेंगे तो 6 24 4 सही 1 बटा 6%, यानी कि 4:1/6%। तो 1/24 का मतलब 4:1/6%, या फिर मेरे दोस्तों इसको एप्रोक्स में कितना लेंगे, एप्रोक्स में आप इसको लोगे 4.16%, 4.16%, 4.16%, ठीक है ना। सबसे लास्ट में आप जानते हैं कि 1 बटा 25 1 बटे 25 कितना होगा 4%, 1/25 4%। तो ये आपको ध्यान रखनी है मेरे दोस्तों, फ्रैक्शंस स्टैंडर्ड परसेंटेज उनकी फ्रैक्शन वैल्यू 1 बटे 25 तक बैठ के रट्टा नहीं मारना, धीरे धीरे अपने आप को याद हो जाएंगे। चलिए दोस्त मैं आपसे पूछने लगूं कि बताइए 1 बटे 30 की 1/30 की स्टूडेंट्स हमको बताइएगा कि परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, जवाब दीजिएगा 1/30 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी। 1/30 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, थोड़ी देर कमेंट बंद करके आप मुझे आंसर बता सकते हैं, 1/30 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, जवाब दीजिए। 1 का मतलब है 100%, तो 1/30 का मतलब मेरे दोस्तों 100% बटे 30, अभी 0 से 0 तो कट जाएगा 10 बटे 3, तो 1/30 का मतलब होता है 3 to 1/3% या फिर 3.33% लगभग, एप्रोक्स 3.33%। ध्यान रखिएगा सभी स्टूडेंट्स को पता है। मैं आपसे पूछूं 1 बटे 40 कितना होता है, 1/40 कितना होता है, 1 बटे 40 जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे, 1/40 कितना होगा, 1 बटे 40 क्या होगा, बोलो प्यारे बच्चे। देखिए थोड़ा ना लेट करने सीखो, मैंने आपको सिखाया कि 1 बटे 4 का मतलब है 25%, बोला मैंने आपसे। तो अगर मैं आपसे पूछूं 1 बटे 40 क्या होगा, तो 1 बटे 40 का मतलब दोनों तरफ 10 से भाग करिएगा, लेफ्ट साइड में 10 से भाग करेंगे, राइट साइड में 10 से भाग करेंगे, हो गया 1 बटे 40, तो 25 को जब भाग करेंगे 10 तो 2.5% नहीं हो जाएगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम, क्या इसमें कोई परेशानी है, आप बोलोगे जी सर कैसे, हमको परेशानी नहीं है, ठीक है। इसके बाद 1 बटे 50 में आपसे पूछता हूं कि बताइएगा कि 1/50 कितना होगा, 1 बटे 50 आप जानते हैं कि 1 बटे 5 कितना होगा, 1 बटे 5 होता है 20%, 50 का मतलब होता है 1 बटे 5 को 10 से भाग देना, यानी कि 2%, तो 1/50 का मतलब है 2%, आपको ध्यान रखना है, क्लियर। यहां तक एक भी स्टूडेंट को कोई परेशानी नहीं है, ये सारी स्टैंडर्ड फ्रैक्शन की परसेंटेज है जो मैंने आपको समझाया। अब इन बातों का मतलब क्या है, मतलब आपको समझाना चाहता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। एग्जांपल की परसेंटेज फ्रैक्शन की जरूरत क्या है, जैसे कि आप मार्केट में पिज्जा खाने गए, पूरा पिज्जा खाने गए, तो आपने कितना पिज्जा ऑर्डर करा, एक ऑर्डर करा मेरे दोस्तों, हर चीज अपने आप में बंद होती है। अब आपके दोस्त ने आपसे छीन के एक स्लाइस खा ली, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप बताओ कि आपके दोस्त ने कितना हिस्सा खा लिया। आप पिज्जा खाने के मार्केट में 3 टुकड़ों में पिज्जा, 1 टुकड़ा 2 टुकड़ा 3 टुकड़ा, 3 हिस्सों में से एक हिस्सा छीन के आपने दोस्त ने खा लिया, तो आप मुझे बताइए कितना हिस्सा आपके दोस्त ने खाया। तो आप पहले यहां पे देखोगे टोटल, आप यहां पे कितना देखोगे मेरे दोस्तों टोटल, आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, टोटल टोटल कितनी स्लाइस थी, 3 स्लाइस थी, 3 बात समझ में, आप बोलोगे जी आपके दोस्त ने कितना पिज्जा खाया, तो आप कहोगे यानी कि 1, यानी कि 1/3 हिस्सा जो है वो आपके दोस्त ने जो है खाया, 1 तिहाई। आपके दोस्त ने कितना हिस्सा पिज्जा खाया, 1 तिहाई, यानी कि किसी भी फ्रैक्शन में स्टूडेंट्स जो बटे में लिखा हुआ होता है, जो बटे में लिखा हुआ होता है, ये होती है मेरे प्यारे बेस वैल्यू, यानी कि टोटल के बारे में बात करता है स्टूडेंट, टोटल के बारे में कि अगर टोटल 3 स्लाइस हैं तो उसमें से जो ऊपर लिखा हुआ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगी कि 1 स्लाइस उसमें से खाली। समझ में आया, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई, यहां तक कोई परेशानी। तो किसी भी फ्रैक्शन में जो नीचे लिखा होता है मेरे प्यारे भाई, वो बेस वैल्यू होती है जिससे तुलना की जाती है, फ्रैक्शन की तुलना, अंश और हर की तुलना, 3 स्लाइस में से 1 स्लाइस का तुलना किससे करो, 3 स्लाइस से, ये क्या है बेस वैल्यू, और आपको सिखाई कितनी है, 1 ऊपर वो चीज लिखी जाएगी जिसके बारे में आप जानकारी देना चाहते हो, नीचे हमेशा बेस वैल्यू होगी। अब मेरे प्यारे भाई मैंने अभी क्या सिखाया, ये मैंने बोला फ्रैक्शन में, अब इंसान बोला कि फ्रैक्शन तो ठीक है, और क्या लिख सकते हैं इसको, तो 1 बटे 3 को परसेंटेज में मेरे दोस्तों क्या लिखोगे आप, 33.33%, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, लगभग लिख सकते हैं कि नहीं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 3 स्लाइस हैं, आपके दोस्त ने कितना खाया, 1 हिस्सा खाया, परसेंटेज में आप इसी बात को कहोगे तो आप कहोगे हमारे दोस्त ने 33.33% पिज्जा खा लिया, तो मतलब क्या, मैथमेटिक्स में इसका मतलब क्या है, मैथमेटिक्स में इसका मतलब है कि 3 स्लाइस का 33.33%, टोटल कितना है 3 स्लाइस का 33.33% हमारे दोस्त ने खाया, और खाया कितना है मेरे दोस्तों, 1 खाया है, कितना खाया 1, यानी कि 3 का 33.33% किसके बराबर है, 1 के बराबर है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई, इसमें कोई परेशानी नहीं। मैं आपसे पूछता हूं कि 1 बटे 5 क्या है, तो आप कहोगे सर 1 बटे 5 का मतलब होता है 20%, 1 बटे 5 है 20%, 5 टोटल वैल्यू है 5, अगर आपके पास 5 करोड़ रुपए हैं तो 5 करोड़ टोटल आपके अकाउंट में 5 करोड़ है, जिसमें कैश आपके पास 1 करोड़ है, तो यानी कि परसेंटेज में कितना कैश है 20%, तो 5 करोड़ का 20% मेरे दोस्तों किसके बराबर है, 1 के बराबर है, ये मतलब है फ्रैक्शन का और परसेंटेज का। ये सुनो, आप बोलोगे जी सर, तो फ्रैक्शन और परसेंटेज कोई अलग चीज नहीं है, सेम बात को कहने का तरीका है, बस अलग अलग। ध्यान सुनिएगा, जैसे आपके सामने बीकर है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है, अब जैसे ये जो है इसके मैंने 10 बार टोटल कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हिसाब से, तो मैं आपसे पूछूं कितना भरा हुआ है, तो आप मुझे बताओगे सर टोटल 10 हिस्से थे, तो 10 में से एक हिस्सा ही भरा हुआ है, 1 बटे 10 भरा हुआ है, तो परसेंटेज में आप इस बात को कहोगे कि सर 10% भरा हुआ है, 10%। मैं आपसे पूछूं ये बताइए कितना भरा हुआ है, इसका 5 हिस्से करें, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो 5 में से कितना पार्ट भरा हुआ है, 1, तो जो नीचे लिखा हुआ होगा वो हमेशा बेस वैल्यू लिखी जाएगी, 1 बटे 5 भरा हुआ है, परसेंटेज में कितना भरा हुआ है 20%, ठीक है ना। तो किसी भी चीज को ना सेगमेंट में डिवाइड करते हैं, जैसे बीकर से 4 बार टोटल करो, ठीक है, तो आप बोलोगे सर तो 4 में से मेरे कितना हिस्सा भरा हुआ है, 1, परसेंटेज में कितना भरा हुआ है 25%, तो परसेंटेज और फ्रैक्शन दोनों साथ-साथ चलती है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं। अब हर चीज अपने आप में 100% होती है, दुनिया में जितनी भी चीजें हर चीज अपने आप में 100% है, जिस चीज से आप कंपेयर करते हो, जिस चीज से आप तुलना करते हो, वो हर एक चीज अपने आप में 100% है, ठीक है। जैसे आपके पास में मैं कहता हूं कि आपके पास में 280 रुपए हैं, 280 रुपए एग्जांपल के लिए, तो जो 280 रुपए हैं ये अपने आप में कितनी है, ये अपने आप में 100% की वैल्यू है, 100% की वैल्यू है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बात एकदम क्लियर है, हर चीज दुनिया में अपने आप में 100% है, 100% से कंपेयर करना होता है आपको, 100% के लिए 280 के बराबर है। एक दोस्त आपसे पूछा तेरे पास तो बहुत पैसे हैं, 1% मुझको भी दे दे, 100% मतलब 280 है, तो 10% मतलब कितना होगा, तो आपको यही बात समझनी है कि दोनों तरफ 10 से भाग दीजिए, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी, तो 28 होगा 28। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल। मैं आपसे पूछता हूं 1% की वैल्यू कितनी होगी, 1% कितना होगा, अगर 100% 280 है तो 1% कितना होगा, दोनों तरफ 100 से भाग दीजिएगा, 2.8 2.8। अगर 100% 280 के बराबर है तो मैं आपसे पूछता हूं 200% कितना होगा, तो दोनों तरफ 2 से गुणा करिए, 100% 280 के बराबर है, 200% कितना होगा गुना, तो आपका जवाब होगा सर 280 का गुना 560 560। समझ में आया, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मैं आपसे कहता हूं कि 100%
100% 430 के बराबर है तो मुझे बताइए 15% कितना होगा, जवाब दीजिएगा 15% कितना होगा। अगर 100% 430 के बराबर है स्टूडेंट्स, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 15% कितना होगा, 15%। अगर 100% 430 के बराबर है तो 15% कितना होगा, स्टूडेंट कैसे निकालते हैं, स्टूडेंट निकालते हैं ऐसे, इसका 100% 430 के बराबर है तो 1% कितना होगा, 1% होगा 430/100, 430/100 आप बोलोगे जी सर, ये 1% की वैल्यू है, 100 उधर चला जाएगा तो 15% कितना होगा, 15% आएगा 430/100 मल्टीप्लाई बाय 15, ये आएगी मेरे दोस्त, एक 0 से 1 0 काटेंगे, 15 चौका 60, 15 45 645/10 64.5, तो 64.5 आएगा, आ गया। सब बच्चे इसी तरीके से करते होंगे, आपको धीरे-धीरे अपनी कैलकुलेशन की स्किल में सुधार लाना है ना, गणित के कैलकुलेशन को कम से कम करना, बेहतर सटीक में संक्षेप में लिखना। मैं अगर आपसे कहता हूं कि 100 430 के बराबर है, 15% निकालना है, 15% डायरेक्ट मत निकालिए, 10% निकालो। अगर 100% 430 के बराबर है तो 10% कितना होगा, 43, तो एक 0 हटा दो, 10% कितना होगा, 43। अगर 10% 43 है स्टूडेंट्स तो 5% कितना होगा, 5% कितना होगा बच्चों, भाई 10 का आधा 5 होता है तो 43 का आधा, अगर लेफ्ट साइड में आधा हो गया तो राइट साइड में भी आधा करिए, 43 का आधा कितना होगा, 43 का आधा स्टूडेंट्स जवाब दीजिएगा। 40 का आधा 20 होता है, आधा करना है तो 43 को भाग मत दो 2 से, 40 का आधा 20, 3 का आधा 1.5 यानी कि 21.5। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, और इन दोनों को ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए मेरे दोस्तों, तो कितना आएगा, 3 और 1 4, 4 2 6 64.5। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल, बात समझ में आ गई, एक पैसे की परेशानी नहीं है, 64.5। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त, मैं आपसे कहता हूं कि 100% जो है, 100% जो है वो 4290 के बराबर है, 4290 के बराबर है। तो आप मुझे बताओ 16% कितना होगा, 16% कितने के बराबर होगा, कैसे निकालेंगे, यही है कैलकुलेशन की स्किल जो आपको धीरे-धीरे सीखनी है। अगर 100% 4290 के बराबर है तो 100% दे रखा है आपको, 10% निकाल सकते हैं, एक 0 तो हटाएंगे, 10 से भाग देंगे, 429 429, लेकिन तो 10% आया, अरे चलो 5% निकल जाएगा आसानी से, तो इसका आधे को करना है, 420 का आधा 210, 9 का आधा 4.5, यानी 214.5 हो गया, 15 आ गया। क्या आप 1% निकाल सकते हैं, 1%? क्या स्टूडेंट आप 1% निकाल सकते हैं? अगर 10% 429 है तो 1% कितना होगा, 42.9, 1% कितना होगा, 42.9। अभी आपको लग रहा होगा कि कॉम्प्लिकेट लग रहा है, लेकिन धीरे-धीरे जब आप इस चीज में खेलने लगोगे तो आपको मजा लगेगा। जब आप इन तीनों को ऐड करोगे तो टोटल आपके 16% निकाल लोगे, जवाब दीजिए। अभी 9 5 14 50 हासिल 9 1 10 6 16 6 हासिल 3 और 4 4 8 4 2 6 686.4, 16% की वैल्यू कितनी आ गई, 686.4। बोलो ठीक है भाई। अब जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया कि 100% जो है मेरे दोस्तों, ध्यान सुनिएगा, 100% जो है वो 836 के बराबर है, 836 के बराबर है, और मैंने आपसे पूछा कि बताओ 45% क्या होगा, 45% की वैल्यू क्या होगी, मैंने आपसे पूछा, जवाब दीजिएगा। 100% 836 के बराबर है तो 45% किसके बराबर होगा। आप क्या करोगे कि पहले 1% निकालोगे, फिर 45% निकालोगे, डायरेक्ट जो चीज पूछ रही है उसको फोकस करो। अगर 100% 836 है तो इस दुनिया में कोई बता देगा कि 50% जो होगा उसका आधा करना है, इस 836 का आधा करना है, ठीक है ना, 418 कोई बता देगा, इससे पूछ लो। लेकिन आपको तो 45 चाहिए, तो क्या 5% निकाल सकते हैं, 5%? अगर 50% 418 तो 5% क्या होगा, 10 से भाग 41.8, 41.8। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, 41.8, यही है तो 10 से भाग दीजिए। 45% आपको निकालना है तो जैसे 50% में से 5% की वैल्यू घटानी तो है, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, तो 2 अभी 7 में से 6 और 11 में से 4 376.2 आंसर आ गया, 376.2। अरे बोलिए, यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या हो रही है तो मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि बेसिकली जो परसेंटेज आप कैलकुलेट करेंगे वो ब्रेक करके कैलकुलेट करिए, एक साथ मत करिए, ये आपको बहुत मदद करेगी एग्जाम में। जरूरी नहीं है एक ही तरीका है, ऐसे और भी बहुत सारे तरीके हैं जो आपको सीखने हैं, ठीक है ना। अब जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि आपको निकालना है 70 टू 100 का 54%, आपको निकालना है 7200 का 54% कितने के बराबर होगा। घटा नहीं सकते सचिन 50 में से 5%, 7200 का 54% कितने के बराबर होगा। तो ऐसा नहीं है कि आप 70 टू 100 की 54 वहां करने बैठ गए, ऐसा मत करिए। 7200 का आपको 54% निकालना, 54% को निकालिए, 50% अलग और 4% अलग। 7200 का 50% आप निकालेंगे 3600 का 3600, 7200 का 1% आप निकालोगे 70 टू 100 है, 70 टू 100 का 1% 72 होता है, 4% होता है मेरे दोस्तों कितना, 288। तो 3600 में 288 आप ऐड करेंगे 3888, ये आ जाएगी इसकी वैल्यू। तो बताइए आसान है कि नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मेरे दोस्तों परसेंटेज की टेक्निक सीखनी है, आपकी पहली बेसिक लाइव क्लास है, ठीक है। तो यही एक्चुअल असली कैलकुलेशन टेक्निक है, कोई और अलग से कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए मैंने आपको एक स्टार्टअप दिया जो है इंट्रो करवाया परसेंटेज होता क्या है, और इसकी जो डिटेल क्लास है मेरे दोस्तों हम कल से शुरू करेंगे फास्ट तरीके से, ठीक है। आज मैं इतना ही छोड़ूंगा और इसके आगे की कहानी जो है कल सीखेंगे। इस चैप्टर को आप बेसिक समझना बहुत जरूरी है, आपको लगता है कि बहुत आसान है, हमको आता है, लेकिन सवालों में आपको इसका इस्तेमाल नहीं जानते हो, सवालों में इस्तेमाल भी सीखना है, rather than आपको ये पता होने के, ठीक है।